नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर में अपन ने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे अपन ने पढ़ ली थी और ये जान लिया था कि उनमें मुख्य अंतर क्या क्या है कि किस अनुप्रस्थ तरंग में सरंग और गर्त बनते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर संपीड़न और विरलन थे, ये अपन ने उसमें जान लिया था। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के जो एग्जाम्पल थे वो अपन अभी इस लेक्चर में लिखेंगे, उसमें अपन ने नहीं लिखे थे। तो अब देखिएगा, तो अपन इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण क्या क्या है। नंबर 1, पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो तनी हुई डोरी या तार में अगर अपन झटका दे दें, कोई तनी हुई डोरी है, दो दृढ़ आधारों के बीच में रस्सी तनी हुई है, कोई तार तना हुआ है और उसमें अपन हल्का सा झटका दे दें तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, अनुप्रस्थ होंगी। तो अपन पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तनी हुई डोरी या तार में झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। तनी हुई डोरी या तार में झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। तनी हुई डोरी या तार में झटका देने पर उत्पन्न तरंगे। दूसरा एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें भी अगर आप विशेष एग्जाम्पल के रूप में ही लिखना चाहते हैं तो मैंने तरीका बता रखा है, GXUVIMR, इस नाम से आप याद रख सकते हैं। ये सभी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, लेकिन ध्यान रहे माध्यम की आवश्यकता के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखो, G गामा रेज, X एक्स रेज, U अल्ट्रावायलेंट रेज, V विजिबल लाइट, I इंफ्रारेड, M माइक्रोवेव्स और R रेडियो वेव्स होती हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल आप इसका देखें। इस 3 एग्जाम्पल का विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ये कोई दृढ़ आधार है, यहां इस दृढ़ आधार से कोई धात्विक छड़ यहां कसी हुई है, ये कोई छड़ है। अगर इस छड़ पर आपने इस प्रकार से बल लगाते हो, यूं कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया लिखा अपन ने, अगर इस छड़ पर आपने इस प्रकार से बल लगाया है यूं, और इसके कंपन इस तरह से होने लग गए हैं, तो ये जो कंपन होंगे ये कहलाएंगे अनुप्रस्थ कंपन। ध्यान रखना, अगर इस पर बल इस डायरेक्शन में लगाया होता, अब जब कंपन होते तब ये कंपन कहलाते हैं अनुदैर्ध्य। और अगर इसमें किसी एंगल से यहां से अगर बल लगाया गया होता तब इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के कंपन उत्पन्न होते, यानी कि छड़ के अंदर दोनों प्रकार के कंपन उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसका बहुत ही प्यारा और अच्छा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि 4 ऑप्शन के रूप में आपको चित्र बना के दे दी जाए और फिर पूछा जाए कि किसमें अनुप्रस्थ होगा और किसमें अनुदैर्ध्य होगी, किसमें दोनों उत्पन्न होंगे। जैसे यही चित्र दे दिया जाए, पूछा जाए कि निम्न चित्र के लिए जो कंपन का प्रकार होगा वो होगा अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो होगा अनुप्रस्थ। लेकिन अगर बल ऐसे लग रहा होता तो अनुदैर्ध्य, और किसी एंगल से यूं लग रहा होता तो ये हो जाते अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाते। ये अपने समझने की इसके अंदर बातें थी। अब देखिएगा, ये तो थे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। नंबर 2, अब नेक्स्ट अगली बात करेंगे अपन अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। देखो भाई, अनुदैर्ध्य तरंगों के अगर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो पहला जो एग्जाम्पल लिया जाएगा वो सबसे कॉमन है। वायु में ध्वनि तरंगों का जो संचरण होता है
वो अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जाम्पल है। तो पहला लिख सकते हैं वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण। वायु में ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो अनुदैर्ध्य तरंगों का क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखें, समुद्र के अंदर गहराई में अगर कोई विस्फोट कराएं तो उस विस्फोट के कारण जो उत्पन्न तरंगे होंगी वो तरंगे भी कैसी होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी, क्योंकि विस्फोट के कारण दाब उत्पन्न होगा और दाब के कारण संपीड़न और विरलन बनेंगे, तो निश्चित रूप से वो तरंग कैसी होंगी, अनुदैर्ध्य, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों को ही दाब तरंगे कहते हैं और इन्हीं के अंदर संपीड़न और विरलन क्या है, पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं नंबर सेकंड एग्जाम्पल, समुद्र के अंदर गहराई में विस्फोट से उत्पन्न तरंगे। समुद्र के अंदर गहराई में विस्फोट से उत्पन्न तरंगे, ये कैसी तरंगे होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। क्यों? क्योंकि इसका कारण मैंने अभी भी बताया कि गहराई में विस्फोट से जल पर दाब लगेगा, गहराई में विस्फोट से जल पर दाब लगेगा। गहराई में विस्फोट से जल पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, और दाब से संपीड़न और विरलन बनेंगे। दाब से संपीड़न व विरलन बनेंगे। ये लो, दो एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल और अपन ले लें, वो एग्जाम्पल इसी टाइप से देखो, ये दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार से ये कोई छड़ जो है कसी हुई है, अगर इसके ऊपर बल इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, यानी कि जो F है अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपन उस पर, तो अब जो इसमें तरंग उत्पन्न होंगी या इसमें जो कंपन होंगे वो होंगे अनुदैर्ध्य कंपन। तो देखिए यहाँ आपने अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण भी जान लिए और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण भी आपने जान लिए हैं। अब अपन ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही क्या हो, विद्यमान हो। तो देखिए वो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही कंपनों को दर्शा रहे हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। देखिए तो अपन नेक्स्ट जो ले रहे हैं इसके अंदर, वो अपन इसके अंदर ले लेते हैं अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों के एक साथ उत्पन्न होने के उदाहरण। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों के एक साथ, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों के एक साथ उत्पन्न होने के उदाहरण।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके एग्जाम्पल का कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे एक साथ उत्पन्न हो रही हो, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं या कहाँ कहाँ ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं इसमें यही लिखूंगा, ये कोई दृढ़ आधार है, इस दृढ़ आधार से ये कोई छड़ लगाई हुई है। याद कीजिए जब मैंने इस पर इस तरह से बल बताया था तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो रही थी, इस तरह से बताया था तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो रही थी। इसका मतलब इसमें दोनों प्रकार के तरंगे उत्पन्न होने के लिए बल की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। अगर इस तरह से इस छड़ के ऊपर बल लगा के छोड़ दिया जाए तो इसमें अब जो तरंग उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की तरंगों का क्या होंगी, मिश्रण होंगे। दोनों ही प्रकार की तरंगों का क्या होंगी, मिश्रण होंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखें अपन इसका लिखे तो सेकंड एग्जाम्पल ये आ जाता है कि जल में उत्पन्न होने वाली जो तरंगें होती हैं वो दोनों का ही मिश्रण होती है, क्योंकि मैंने बताया सतह पर अलग प्रकार की तरंग उत्पन्न होंगी और जल के भीतर अलग प्रकार की होंगी। तो अपन ये कह सकते हैं जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें, जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें, जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें शेयर वेव्स, शेयर वेव्स का मतलब आप समझ गए अनुप्रस्थ तरंग जिसे अपरूपण तरंग भी कहते हैं, यानी जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें शेयर वेव्स, वे प्रेशर वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, वे प्रेशर वेव्स दोनों का मिश्रण होती है, दोनों का मिश्रण होती है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग अर्थात ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दोनों का क्या होती है, ये मिश्रण होती है। अगर ये दोनों का मिश्रण है इसीलिए इन्हें उर्मिका तरंगे भी कहते हैं। दोनों का मिश्रण होती है इसलिए इन्हें उर्मिका तरंगे या यूं कह सकते हैं रिपल वेव्स उर्मिका तरंगे या रिपल वेव्स भी कहते हैं। तो देखिए दो एग्जाम्पल ऐसे आ गए हैं जिनमें कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे हैं। इसके अलावा भूकंप जिसका कि मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है, भूकंप के दौरान भी दोनों ही प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि अर्थक्वेक के दौरान। तो कह सकते हैं आप भूकंप के दौरान यानी अर्थक्वेक के समय भूकंप के दौरान भी दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, भी दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप के दौरान भी दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसे सेस्मिक वेव कहते हैं, जिसे सेस्मिक वेव कहते हैं। ध्यान रहे भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों का मिश्रण है और इस तरंग को कहा जाता है सेस्मिक वेव कहा जाता है, जिसे सेस्मोग्राफ से क्या करते हैं, मापते हैं, यानी भूकंप मापी से, जिसे सेस्मोग्राफ से मापा जाता है,
सेस्मोग्राफ की सहायता से इसे माप लिया जाता है। फिर एक एग्जाम्पल और अपन देख लें, चौथा एग्जाम्पल, जिसमें कि दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होंगी, वो होगी लंबी और लचकदार स्प्रिंग में। लंबी व लचकदार, लंबी व लचकदार स्प्रिंग में दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। में दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्यान रखना भैया, लंबी व लचकदार स्प्रिंग कहा है, यानी कि मैं नोट लगा के ये पॉइंट लिख सकता हूं कि अगर छोटी और कड़क स्प्रिंग हो, अगर छोटी और कड़क स्प्रिंग हो, यानी इसका उल्टा कह दूं, लंबी की जगह कैसी हो, छोटी हो, और लचकदार की जगह कैसी हो, कड़क स्प्रिंग हो, तो उसमें केवल अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती है। और यहां एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव, कि यो पूछा जाए लंबी और लचकदार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या दोनों प्रकार की, तो वहां दोनों प्रकार की आएंगी। लेकिन छोटी और कड़क अगर स्प्रिंग होगी तो उसमें केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होंगी। तो यहां इसको मैं नोट लगा के लिख देता हूं, ताकि आपको ये चीज ध्यान रह सके कि मैं कह देता हूं छोटी व कड़क, छोटी व कड़क स्प्रिंग में, छोटी व कड़क स्प्रिंग में, छोटी व कड़क स्प्रिंग में केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। में केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, एक पॉइंट और अपन ने लिखा है कि जल में उत्पन्न होने वाली तरंगें जो हैं वो अपरूपण तरंग भी होती है, यानी अपरूपण तरंग, इसे अपन कह सकते हैं अपरूपण तरंग हिंदी में। इसी तरह से इसे आप कह सकते हैं दाब तरंग, यानी कि प्रेशर वेव्स भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब देखिए, इसको अपन कारण से जाने, हवा को अपरूपित अपन नहीं कर सकते, हवा को अपरूपित नहीं कर सकते, और पानी की सतह में अपरूपण हो सकता है। इसका मतलब पानी के अंदर तो जो है, इसलिए पानी के अंदर अनुदैर्ध्य होंगी और सतह पर क्या होंगे, अनुप्रस्थ तरंग होंगी। तो देखिए लिख दें अपन इसके अंदर, हवा को, वायु को, हवा को अपरूपित नहीं किया जा सकता, हवा को अपरूपित नहीं किया जा सकता। पानी की सतह में अपरूपण हो सकता है, जबकि पानी की सतह में, पानी की सतह में अपरूपण हो सकता है। तो देखो, हवा को अपरूपित नहीं किया जा सकता, पानी की सतह में क्या हो सकता है, अपरूपण हो सकता है। पानी के अंदर नहीं, लेकिन ध्यान रखना, पानी की सतह में अपरूपण हो सकता है, पानी के अंदर नहीं। इसलिए देखो, यही कारण है, या यूं कह सकते हैं, हवा को अपरूपित नहीं किया जा सकता, पानी की सतह में अपरूपण हो सकता है, पानी के अंदर नहीं। इसलिए पानी के अंदर अनुदैर्ध्य, इसलिए पानी के अंदर अनुदैर्ध्य वे सतह पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है।
ध्यान रहे ये पॉइंट अपन पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां अपन ने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो तरंगे थी इनकी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन तरंग का वर्गीकरण ऊर्जा के संचरण के आधार पर करेंगे कि प्रगामी तरंग कैसी होती है, अप्रगामी तरंग कैसी होती है, इसके बारे में अपन इसको डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है, समझ आता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।